नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरिद्वार में कुंभ टेस्टिंग में हुई घोटाले पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि वो मामला बहुत पुराना है। मैं तो मार्च में आया हूं और जब मैंने इसकी छानबीन की तब मैं दिल्ली में था। मुझे जानकारी मिली थी, लेकिन मैंने आते ही उस पर जांच बिठा दी है। सीएम ने कहा कि ये मामला मेरे समय से पहले का है, लेकिन इसकी जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो मामला पुराना है। मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो फर्जी टेस्टिंग पर सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहले भी टीएसआर थे, अब भी टीएसआर है। तब भी बीजेपी की सरकार थी, अब भी बीजेपी की सरकार है। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जांच की बात कही है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। सरकार सरकार होती है, व्यक्ति की पोजीशन बदलती है। कार्यकाल पहले भी टीएसआर का था, अब भी टीएसआर का है। पहले भी भाजपा का था, अब भी भाजपा का है। लेकिन अगर ये घोटाला सामने आया है और जिस तरह के समाचार पत्रों में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, मैंने स्वागत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने कहा कि हम इस पर एसआईटी जांच बिठाएंगे। बहुत स्वागत है। देखिए, सरकार सरकार होती है। मैं दूसरी बात कहता हूं, सरकार सरकार होती है, पोजीशन व्यक्ति की बदलती रहती है। कुंभ में हुए कोविड फर्जी रिपोर्ट घोटाले को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का बैठे बिठाए एक बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री के पाले में गेंद डालने से सरकार बच नहीं सकती। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि दोनों मुख्यमंत्री अलग अलग बातें कह रहे हैं। इससे साफ है कि कुंभ में बड़ा घोटाला हुआ है। कोविड टेस्ट घोटाला एक महाघोटाला है। ये सिर्फ वित्तीय घोटाला नहीं है, ये लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी है। और वर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, वो उसकी बजाय पूर्व मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तीरथ सिंह जी कह रहे हैं पिछली सरकार के जमाने का काम है, और त्रिवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि गंभीर मामला है, एसआईटी की जांच होनी चाहिए। इसका मतलब घोटाला तो निश्चित तौर पे है। अब ये घोटाला किस पैमाने का है, कौन लोग इसके पीछे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी जांच अगर निष्पक्ष होनी है तो सिटिंग जज हाई कोर्ट का इसके अलावा कोई भी जांच नहीं कर सकता। तीरथ सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अपने 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को वो बताते नजर आते हैं। इस 1.5-2 महीने हमने काफ़ी जिला संघर्ष किया और 10 तारीख को मार्च को मैंने शपथ ली। उस समय भी आपसे रूबरू हुए। 6-7 दिन काम करने का जैसे प्रत्यक्ष सचिव, कई योजनाओं का भी मैंने सीधा निर्णय भी लिए, लेकिन उसके बाद स्वयं अपने आप में पॉजिटिव हो गया। तो फिर उसका पालन करना, गाइडलाइन का पूरी तरह से 17 दिन तक अपने ही कक्ष से आप सब लोगों से कई बार रूबरू भी हुआ और वर्चुअल भी मैं जिलों की मीटिंगें लेता रहा। सभी विभाग उस समय मैंने
उनकी समीक्षा बैठक ये उसी बीच मैंने किया। तीरथ सरकार के 100 दिन पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने कहा है कि बीते 100 दिनों में उत्तराखंड सबसे बुरे दिनों में है। 21 साल में इस समय सबसे बुरे हालात हैं। सेवा, समर्पण और लिप सर्विस जो है वो उत्तराखंड के साथ हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि 100 दिन में उत्तराखंड इन 21 वर्षों में सबसे बुरी दशा में है, सबसे बुरी हालत में है। देहरादून में पुल की अप्रोच रोड धंसने के मामले पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि विशेषज्ञ टीम बनाकर मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। दोषी पाए जाने पर इंजीनियर और ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि गहराई से जांच होना चाहिए, विशेषज्ञों की टीम उसके लिए बननी चाहिए, और अगर उसमें कोई तकनीकी खराबी है तो जिन्होंने उसका तकनीकी परीक्षण किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इंजीनियरिंग का फॉल्ट है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ठेकेदार का फॉल्ट है तो ठेकेदार पर कार्रवाई होना चाहिए। देहरादून में इन दिनों पुलिस विभाग में एक ट्रांसफर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पिछले दिनों रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का मसूरी का एक 6 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मास्क न पहनने पर विधायक जी का चालान काटा गया। उन्होंने चालान काटने वाले पुलिसकर्मी पर पैसे फेंक दिए। इसके अगले ही दिन पुलिसकर्मी का ट्रांसफर मसूरी से चकराता कर दिया गया। अचानक हुए इस ट्रांसफर को राजनीति मामले से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन एसएसपी देहरादून का कहना है कि पुलिसकर्मी को उसी जगह पर 3.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, इसलिए तबादले कि वो दायरे में थे। साथ ही जांच चल रही है, ट्रांसफर तो जरूरी था। कांस्टेबल्स के हुए हैं, जैसे पुलिस मुख्यालय के निर्देश हैं कि 3 वर्ष से अधिक जो भी एक स्थान पर तैनात है उसके ट्रांसफर किए जाने हैं। और ये जो उप निरीक्षक हैं इनको भी वहाँ पर करीब 3.5 वर्ष से इनको अधिक हो गया था और इनका नाम भी ट्रांसफर लिस्ट में है। अभी शीघ्र ही ट्रांसफर लिस्ट भी सामने आ जाएगी विद इन अ वीक। लेकिन इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक जाँच भी प्रचलित है और जाँच को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने के लिए ये भी आवश्यक था कि इनको वहाँ से हटाया जाए, और इन दोनों चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए समय को और उस जांच को इनको वहाँ से फिलहाल रिमूव किया गया है। रुद्रपुर के बीजेपी विधायक प्रेम सिंह राणा की एक सिफारिशी चिट्ठी वायरल हो रही है, जो उधम सिंह नगर के एसएसपी को लिखी गई है। चिट्ठी में कुछ पुलिस वालों के नाम लिखे हैं। पुलिस की जारी हुई तबादला लिस्ट में सिफारिशों का जिक्र किया गया है। विधायक प्रेम सिंह राणा नानक मत्ता से विधायक है। विधायक की चिट्ठी में 7 जून की तारीख लिखी हुई है। पिथौरागढ़ की लाइफलाइन NH 125 तीसरे दिन भी बंद रहा। NH पर दिल्ली और चपकोट बैंड के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। NH के अधिकारी हाईवे को खोलने में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिल रही। लगातार तीसरे दिन हाईवे बंद होने से फंसे यात्री परेशान हैं। यही नहीं, बाहर से फल और सब्जी ला रहे कारोबारियों को भी खासा नुकसान हो रहा है। NH के अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार तक ही हाईवे को खोला जा सकेगा। सुबह 5 बजे यहाँ फंसा हूँ और रात तक भी हम ये उम्मीद करते कि खुल जाएगा, मगर 7 बजे के टाइम में और ये स्लाइडिंग हुआ, फिर ये लोग चले गए। और आज से भी सुबह देखो अभी तक खड़े हैं। अब आज भी उम्मीद ऐसी लग रही है मिलने की। कल हमने काफ़ी मलबा चपकोट बैंड से और दिल्ली बैंड से हटा लिया था। शाम को अत्यधिक बारिश होने से फिर से दिल्ली बैंड पूरी रूप से बंद हो गया, जिसको खोलने हेतु हमने दिल्ली बैंड में 2 पोकलैंड मशीन और एक जेसीबी मशीन लगा रखी है। लगता है कि कल सुबह तक हम इसको खोल देंगे। पहाड़ों में बारिश के बाद गदेरों और नालों का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी होती है। ऐसी एक तस्वीर चमोली की निजमुला घाटी से आई है, जहां ईरानी गांव जाने वाले रास्तों में पड़ने वाली छोटी नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों द्वारा बनाए गए पुल को खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीण किसी तरह पुल के जरिए नदी पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गाँव में राशन और जरूरी सामान ले जाने वाले खच्चरों को भी इसे जान जोखिम में डालकर पार कराया जा रहा है। अब आपको आज का कोविड अपडेट बता देते हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 264 नए केस सामने आए हैं, जबकि 7 मरीजों की मौत हुई है। 345 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में अभी भी 3400 एक्टिव केस हैं। कोविड से रिकवरी रेट 95% तक पहुंच गया है। उधर देहरादून के अस्पताल डेथ ऑडिट में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बात खुद देहरादून के जिलाधिकारी ने मानी है। अब ऐसे अस्पतालों को शुक्रवार तक का अल्टीमेटम दिया गया है। उसके बाद महामारी एक्ट के तहत अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी का कहना है कि NCDC फॉर्म पर शुक्रवार तक डिटेल देनी होगी।
हुई हैं, उसके बाद डेथ तो सारे पोर्टल पे चढ़ाए गए हैं, लेकिन भारत सरकार की एक गाइडलाइन है जिसमें ये है कि जितनी भी डेथ होती है उसकी डेथ ऑडिट की जाएगी कि आखिर मृत्यु का कारण क्या रहा है, कोविड है, कोविड के अतिरिक्त है, कोई इशू है, या अगर कहीं पर कोई व्यवस्था और सुदृढ़ करनी हो तो उस ऑडिट से हमें पता चलता है। तो ऐसे में लगभग हमारे पास जो है 1000 के आसपास जो डेथ्स हैं उनके डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी डेथ ऑडिट की रिपोर्ट्स जो है सबमिट नहीं करी हैं, उनको हमने कल तक का समय दिया है। कोरोना से बचाव का एक बड़ा हथियार वैक्सीन है। उत्तराखंड में 6 महीने में अब तक सिर्फ 7 लाख लोगों को डबल डोज लग पाई है। ऐसे में दिसंबर तक 80 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट कैसे पूरा होगा, कह पाना बहुत मुश्किल है। कोरोना की दूसरी लहर अब थोड़ी कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन अभी भी तीसरी लहर का डर सता रहा है। ऐसे में वक्त पर वैक्सीन की 2 डोज आपको बड़े खतरों से बचा सकती है, लेकिन उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी है। उत्तराखंड में करीब 80 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जबकि 5 महीने में सिर्फ 7,38,000 लोगों को डबल डोज लगी है। वहीं 27,000 से ज्यादा लोगों को अभी दूसरी डोज का इंतजार है, जबकि लगभग 45 लाख लोगों को पहली डोज भी नहीं लगी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि जैसे जैसे वैक्सीन मिलेगी वैसे वैसे अभियान में तेजी आएगी। टारगेट जितना हमने रखा है, जो समय रखा है, उस समय तक हो जाना चाहिए। जिस हिसाब से यदि हमें मिल नहीं लग जाएगी, यदि हमें वैक्सीन समय पे मिल जाए और जितनी अमाउंट हमारी एक्सपेक्टेड है यदि वो हमें मिल जाएगी तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। कांग्रेस वैक्सीन के नाम पर बहलाने का आरोप लगा रही है और बीजेपी को भरोसा है कि दिसंबर तक काम हो जाएगा। देख रहे हैं 6 महीने हो गए और 7 लाख लोगों को लगा है और 80-90 लाख लोग बचे हुए हैं। तो अभी जब ये हो ही नहीं पाया तो कहां से लगा पाएंगे? मुझे लगता है 6 साल तक भी पूरे नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है 80 लाख लोगों को लग पाएगी चुनाव? नहीं 100% दिसंबर तक युद्ध स्तर पर काम चलेगा। कैसे मानते हैं सर? नहीं दिखा रहे हैं कि नहीं, आंकड़े देखिए, अभी आप जानते हैं ना वैक्सीनेशन का जिस तरह का प्रोग्राम बना उसके आधार पर हम देश के राज्यों में इस रूप में खड़े हैं। बिना वैक्सीन के फ्री वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करना आसान नहीं है और ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान की टाइमिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र सरकार से उत्तराखंड को किस रफ्तार में सप्लाई मिलती है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने 2022 विधानसभा चुनाव में 2017 से ज्यादा सीटें लाने का दावा किया। उन्होंने रामनगर में यह दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पर इजाफा करेगी, अपनी सीटों का इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग यदि प्रदेश में उपचुनाव कराता है तो बीजेपी वहां भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन जो संवैधानिक स्थिति है उसमें 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का प्रोविज़न है और जब भी चुनाव होगा हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों को जीतेगी, पहले से अधिक सीट आएगी। आप मान के चलिएगा जितनी पहली सीटें जीते थे उससे कम नहीं करेंगे, उससे और 1-2 सीटें जोड़ेंगे जरूर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।